बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। नाज़रीन, आज जो जंग है वो 1 महीना गुजरने के बाद भी जारी रही और दोनों तरफ से हमने देखा कि एक तो बयानात की तेज़ी नज़र आती है, दूसरी तरफ हमें हमलों की तेज़ी भी नज़र आती है, चाहे वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर इवन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलता है। तो पूरी दुनिया से इस वक़्त जो अटैक्स की खबरें वो तो आती ही आती हैं, लेकिन जो बयानात है वो बहुत इंटरेस्टिंग एक डायरेक्शन दे देते हैं इस जंग को, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का, कल मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था, उनका बयान था कि हम 2 से 3 हफ्ते के दौरान इस जंग से फारिग हो जाएँगे, और आज उन्होंने कहा कि हम मज़ीद तेज़ी लेके आएँगे हमलों में। तो ये जो कन्फ्यूजन है इस पे बात करेंगे प्रोग्राम में, और दीगर भी जो कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं प्रोग्राम में उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम में मुझे जॉइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में जॉइन करने के लिए। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दी कि वो ईरान को स्टोन एज में वापस ले जाएँगे अपने जो हमले हैं उनके ज़रिए। सर, जो एयर डॉक्ट्राइन है उसको अगर सामने रखा जाए तो उसको सामने रखते हुए क्या किसी भी मुल्क जो है उसको एयर स्ट्राइक्स के ज़रिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पे तबाह किया जा सकता है, या फिर उसके लिए ज़मीनी कार्रवाई भी लाज़िम होती है? बहुत शुक्रिया निम्रा, आपने इनवाइट किया। देखिए, एयर पार कर तो बहुत सोच सकती है, बिकॉज़ आने वाले वक्तों में हम देखते हैं हर दिन जो गुज़र रहा है एयर पावर की एक रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है। पहले एथिकल बात कर लेते हैं पहले। दुनिया में जितनी जंगें होती थी, सिविलियन एंटिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फैसिलिटीज़ होती थी उनको हमला नहीं किया जाता था। आम तौर पर जब बॉर्डर पर जंगें होती थी, फ़ौजें आपस में लड़ती थी, गोलाबारी होती थी, समुद्रों में जब लड़ाई होती थी, एयर फ़ोर्स जब लड़ाई करती थी, तो एयर फ़ोर्स सिर्फ़ उन एनिमी ट्रूप्स को हमला करती थी, जो उनकी ज़ाहिर है फ्रेंडली फ़ोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे होते थे। दूसरा, एयर फ़ोर्स उन इंफ्रास्ट्रक्चर को हमला करती थी ट्रेडिशनली, जो एफर्ट जनरेट करते हैं वॉर के लिए, उस मुल्क के खिलाफ। हुँ। हम जाके दुश्मन के हवाई अड्डों पर तबाही कर सकते हैं, हम ब्रिजेस को उड़ा देंगे, कम्युनिकेशन ना हो सके, मिलिट्री कंपाउंड्स को, उनके असला खानों को, उनके पेट्रोलियम स्टोरेज को, ये टारगेटिंग हुआ करती थी एथिकली। अब ये नई डायमेंशन उन्होंने शुरू कर दिया है कि स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं बच रहे, हॉस्पिटल नहीं बच रहे, 160 बच्चियां स्कूल की शहीद करके कि एक शख्स ने, एक पॉलिटिशियन ने दुनिया के मादरत नहीं की कि 160 बच्चियों का खून किसके सर पर है। तो आई थिंक एथिक और मोरालिटी अनफॉर्चुनेटली मुझे नजर नहीं आती। स्टोन एज का तो मतलब है कि आप कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, स्ट्रक्चर। तो दुनिया में तो ये हुँ। बायलॉज है, यूनाइटेड नेशंस की कानून है, रेड क्रॉस दुनिया की कहती है कि आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिविक फैसिलिटीज को नहीं तबाह करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुँ। क्योंकि एथिक्स मोरालिटी की कोई किताब एप्लीकेबल हो नहीं रही, ये 2 मुल्क वो हमला कर रहे हैं जो खुद न्यूक्लियर पावर हैं, जिन्होंने जो एनपीटी जिसने साइन किया हुआ है ईरान ने, जिसने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का विजिट करवाए हुए हैं और ऑलमोस्ट सारों से नो ऑब्जेक्शन लिया हुआ है, उस मुल्क पर हमला हो रहा है। तो एथिक्स मोरालिटी होती तो जंग शुरू ही ना होती। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि ये इस तरह की प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि स्टोन एज में पहुँचा देंगे, बड़ा आसान है कहना। वो तो उन्होंने 5 हफ्ते, 6 हफ्ते पहले ये भी कहा था कि मैं 48 घंटे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ना खोला तो मैं इतनी तबाही मचाऊँगा ईरान की। तो आज तीसरा हफ्ता तो उस बात को कहे, 19 मार्च को उन्होंने कहा था। तो आज तक देखिए हुँ। 3 हफ्ते के बाद अभी भी वो नहीं खुलवा सके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और अभी भी ईरान कह रहा है कि पूरी दुनिया की भी अगर ताकतें इकट्ठी हो जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलवा सकते। तो 4% ईरान कंट्रोल कर रहा था जंग शुरू होने से पहले तेल, सिर्फ अब तकरीबन 20% कर रहा है, क्योंकि 2000 शिप्स खड़े हैं। पहले 150 शिप्स गुजरते थे हॉर्मुज़ से, अब 5 या 6 गुजर रहे हैं रोजाना की बुनियाद। तो कंट्रोल तो ईरान के पास चला गया। तो ये जो धमकियां हैं ये हुँ। अपनी जगह है, मोरालिटी अपनी जगह है। अफसोसनाक बात ये है कि लेकिन सदर ने जब इस तरह के ताकतवर सदर जब धमकी देता है तो उसको फिर अनफोल्ड करके वॉर ऑब्जेक्टिव अचीव भी करने होते हैं, जो कि नहीं हो पा रहे। हुँ। तो चिश्ती साहब, एक तो चलिए ठीक है, ये आपने क्लैरिफ़ाई कर दिया कि ये तो बयानात डोनाल्ड ट्रंप के जो आते हैं, उनमें खुद ही इतना तज़ाद होता है, कन्फ्यूज़न होता है। जो बात उन्होंने 3 हफ़्ते पहले की थी, वो 3 हफ़्ते गुज़रने के बाद भी हो नहीं पाई है। तो सर, दूसरी तरफ ईरान ने ये ऐलान किया कि वो बतदरीज अपना जो मिसाइल अटैक्स हैं, उनमें इज़ाफ़ा करेगा, दुश्मन के जो रेडार्स हैं, उनको वो टारगेट करेगा। सर, जो कैपेसिटी है ईरान की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, वो मुझे बताएँ कि उनकी मिसाइल कैपेसिटी इस तरह की है कि ईरान जो है वो अमेरिका पे अपना दबाव बरकरार रख सके? देखिए अनुम्रा, एक उससे पहले मैं गुजारिश करता चलूं, वो ये कि ईरान को तो डे वन से पता था, जब से 47 सालों से ये हुकूमत आई है, और खामनेई हुँ। साहब की और खुमैनी साहब की पहले थी। ये देखिए, उनको डे वन से पता था कि हमारे ऊपर किसी नेबरिंग थर्ड वर्ल्ड अफ्रीका के मुल्क ने हमला नहीं करना। हमारे पर हमला हुँ। होना है तो अमेरिका से होना है। और उनको पता था कि अमेरिका टैंक लेकर नहीं आएगा, सबमरीन लेकर यहाँ तक नहीं आ जाएगा, उसने हवा से करना है, और वही हो रहा है। तो ईरान ने तो डे वन से तैयारी ही इसलिए की हुई है कि उसके खिलाफ एयरबोर्न अटैक होने हैं, फाइटर्स जहाज आएंगे, बॉम्बर्स आएंगे, बंकर बस्टर्स चलेंगे।
तो डे वन से उन्होंने पिछले खास तौर पर 47 सालों में, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि उन्होंने अपने आप को बॉम्ब प्रूफ नहीं भी बनाया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो बॉम्ब रेजिस्टेंट जरूर बनाया है। क्योंकि उनको पता था, मैं डे वन से कह रहा हूं कि ईरान में और बाकी मुल्क जो जंग लड़ते हैं उसमें एक फर्क है। आमतौर पर जो ममालिक जंग लड़ते हैं दो चीजों से लड़ते हैं। एक पढ़ते हैं काबिलियत, जो कैपेबिलिटी, जहाज, जी। मिसाइल्स, वेपन्स, ड्रोन, सब कुछ। और दूसरा होता है हौसला। हौसला और जो काबिलियत है, ये दो चीजों की कॉम्बिनेशन होती है। चाहे वो मई 2025 में इंडिया पाकिस्तान की जंग हो, हमारी काबिलियत हिंदुस्तान से कम थी, हमने हौसले से कंपनसेट किया, नंबर वन। अब इस जंग पर आ जाते हैं, तो ईरान की थर्ड डायमेंशन है जो ईरान स्पेसिफिक ही है, वो ये है सर्वाइवेबिलिटी, यानी इनके लीडरशिप की और इनके वेपन्स की। अनफॉर्चुनेटली लीडरशिप की तो सर्वाइवेबिलिटी इंश्योर नहीं कर सके, लेकिन जो वेपन्स हैं, डे वन पे ईरान को ये पता है कि अगर इनके वेपन सर्वाइव करेंगे तो उनका काबिलियत रहेगी, और अगर काबिलियत होगी तो फिर हौसला रहेगा। तो ईरान ने तो डे वन हम्म। से 47 सालों में अपनी सर्वाइवेबिलिटी पे, अपने बंकर्स, अंडरग्राउंड टनल्स, मिसाइल लॉन्चर्स को छुपाना, ये तो डे वन से उसने प्रिजर्वेशन कर की हुई है, जिसकी वजह से अभी भी या। सरप्राइज दे रहा है। आखिरी बात इसके ऊपर यह है कि उनके शॉर्ट ड्रोन से लेकर शायद ड्रोन जो ऑलमोस्ट सिर्फ 50-60 किलो फ्यूल उठाता है, 160-80 किलोमीटर पर उड़ता है, 1000-1500 किलोमीटर अंदर चला जाता है, वो नहीं इंटरसेप्ट हो रहा, से लेकर ऑलमोस्ट जो उनके बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हैं जो तकरीबन मार्क 15 तक, यानी कि 16-17 हजार किलोमीटर एक घंटे की रफ्तार से जाते हैं, और वो निशाना जो बना रहे हैं। तो ईरान के पास अभी बहुत सारी ऑप्शंस है। जो शिपमेंट नहीं खुल पा रही, उसके ऊपर उनके पास एक राद मिसाइल है, 350 किलोमीटर जाता है, तकरीबन 500 किलोमीटर का किलोग्राम का वॉरहेड लेकर जाता है, तो वो स्ट्राइक कर रहा है। तो ये सारा कुछ देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ईरान अभी भी रेजिलियंट भी है और कम बैक भी किया उसने। हुँ। अच्छा सर, ये तो चलिए ये भी इस पे क्लैरिफ़िकेशन आ गई। एक और मैं चाहूँगी कि आपका कमेंट हो डोनाल्ड ट्रम्प के दावे पे। उनका दावा ये कि अमेरिका ईरान की अस्करी सलाहियत को 1 महीने के अंदर मफ़लूज कर देगा। सर बीइंग एन एक्सपर्ट व्हाट डू यू बिलीव कि ईरान को जो है वो रूसी साख्ता जो S-300 है या उनका 373 डिफेंस सिस्टम है, वो अमेरिकी स्टेल्थ टेक और क्रूज़ जो मिसाइल्स हैं, वो उन क्रूज़ मिसाइल्स वगैरह को रोकने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा और आइंदा आने वाले दिनों में उसके अंदर क्या सलाहियत नजर आती है आपको? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग का तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका का मुकाबला ईरान के साथ किया जाए तो अमेरिका बहुत आगे है। इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा, ऑब्वियसली वो बैक इज़राइल से भी करता है। लेकिन ईरान के ठीक है। पास अब खोने को रह कुछ नहीं गया। ईरान जो अपनी कॉस्ट इम्पोज़ कर रहा है अमेरिका के खिलाफ, जो करीबी हवाई अड्डे हैं जहाँ इनकी इंटरेस्ट है वहाँ, और इज़राइल पर जितनी बमबारी कर रहा है, वो एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट कर रहा है अपनी ऑफेंस कैपेबिलिटी से। डिफेंड करके नहीं बच रहा। वो तो बच पा ही नहीं रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट एयर डोमिनेंस हुई हुई है। एयर डिफेंस नेटवर्क उनका बहुत ज्यादा तबाह हो चुका है। हाँ, नुकसान पहुंचाना उसने शुरू किया। आपने देखा जहाजों को इंटरसेप्ट कर रहा है। इंटरसेप्ट करने के बाद वो फाइट बैक करता है, उनको एक कॉस्ट देनी पड़ती है। लेकिन मेन तो कॉज ईरान जो कॉज कर रहा है सर्वाइव करने के बाद, उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जो टारगेट कर रहा है जो इसराइल के अंदर है खास तौर पर। और वो जाहिर है, मुझे लगता है कि रूस और चीन मदद कर रहे हैं उनकी प्लॉटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सैटेलाइट पिक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है इस दफा एज कंपेयर टू जो पिछले साल जून में जो जंग हुई थी। तो आई थिंक वो कीमत उनको इसराइल को जो देनी पड़ रही है। हुँ, ठीक हो गया। अच्छा सर, ईरान का एक और दावा वो भी बहुत दिलचस्प है। वो ये दावा है कि हम तो चलिए देख रहे हैं कि डिसरप्शन तो है ही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। लेकिन ईरान का पहले दिन से ये दावा है कि वो मुकम्मल कंट्रोल कर चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। सर अब वहाँ पे एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल्स के होते हुए अमेरिका के लिए क्या ये पॉसिबल है कि इस तंग जो समुद्री रास्ता है या एक तो चलिए एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल्स की मैंने बात की और दूसरी तरफ ड्रोन स्वार्म्स भी हैं। तो उनके होते हुए सर क्या ये अमेरिका के लिए पॉसिबल है कि उस तंग समुद्री रास्ते को खोल ले और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का ईरान का दावा है उसको गलत साबित कर पाए? मेरा नहीं ख्याल अमेरिका की इस वक्त काबिलियत है, क्योंकि उनकी जो नेवी है बहुत थिन आउट हुई हुई है, यानी ओवर स्ट्रेस हुई हुई है, ओवर स्ट्रेच हुई हुई है। क्योंकि जब भी आपने इस तरह का प्रोजेक्ट देना होता है, उसके लिए आपको फोर्स वर्सेस टास्क, उसके अंदर एक रेशो रखनी होती है। यानी ये गोल दिया जा रहा है, इतने हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, बोट्स देंगे, डिस्ट्रॉयर देंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर देंगे। तो वो जो रेशो है वो बहुत थिन है। और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हुँ, आए थे, एक ग्रीस में रिपेयर हो रहा है, एक डिगो गार्शिया के पास 1800 किलोमीटर दूर खड़ा है। तो 11 इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए तो नहीं होता कि आपकी अपनी हार्बर पर खड़े रहें, वो तो ऑफेंस लॉन्च करते हैं, वो नहीं कर पा रहे। 2000 के करीब शिप रुके हुए हैं, कितनों को एस्कॉर्ट करेंगे? 4 से 6 रोजाना गुजर रहे हैं, पहले 150 गुजरता था शिप, और 2000 के करीब एनकरेज लेके इंतजार कर रहे हैं क्लियरेंस होने का।
2000 जहाज़ों को कौन सी दुनिया की कोई नेवी सपोर्ट नहीं कर सकती कि वो पैसेज से गुज़ारे और वो सिर्फ़ 35 किलोमीटर वाइड चौड़ा वो पैसेज है, लेकिन जो सी लेन्स हैं वो सिर्फ़ 10 किलोमीटर चौड़ी हैं। और ईरान ने एक और काम ये किया हुआ है कि जो ओमान की तरफ पैसेज है एग्ज़िट इनका वो बंद किया हुआ है, ईरान के करीब खोला हुआ है। तो इतने उसके साहिल के करीब से कोई गुज़रता है कि उसकी मर्ज़ी के बगैर गुज़र ही नहीं सकेगा। तो आई थिंक ये एक न्यू फाउंड एडवांटेज है जो ईरान को मिली है जिसकी वज़ह से वो एनफोर्स कर पाया और मेरा नहीं ख्याल अमरीकी खोल सकते हैं इसको। हो गया, इसमें भी आपकी क्लैरिफिकेशन आ गई सर। एक और चीज़, एक तो चले मैंने बात की है कि ईरान को जो रूस का फराहम करदा S-300 है, दूसरा 373 डिफेंस सिस्टम है, उनका अपना तैयार करदा। ये 2 चीज़ें होंगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से F-35 या फिर B-2 बमबार का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये सब होते हुए क्या ईरान का जो रेडार सिस्टम है, वो इन तैयारों को ट्रैक करने की सलाहियत किस हद तक रखता है? और जो या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो अमेरिका ने वो अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ज़रिए ईरान की एयर डिफेंस को ब्लाइंड कर दिया है या आइंदा आने वाले दिनों में करने की सलाहियत रखता है? ये जो दोनों की सलाहियतें इनका कंपैरिज़न में जाती हैं। जी, जो S-300 या S-400 कहा जा रहा है कि उसने लिए हैं अभी वो एक नया सिस्टम है, वो इतना मुश्किल है उसको जैम करना, जिस तरह अमेरिका पहले करता है, वो उस तरह नहीं कर पाएगा, पहली बात तो ये। अच्छा। वो इसलिए नहीं कर पाएगा कि ये इसके अंदर काउंटर इलेक्ट्रॉनिक मैयर लगे हुए हैं, जो इतनी जल्दी जैम नहीं होते। जिसकी वजह से हुँ, मेरा भी हुँ। मानना ये है कि S-300 या 400 जो कहा जा रहा है, उसकी वजह से ये आपने देखा है शूटिंग भी कर रहा है एनिमी जहाज़ों की। तो ईरान का मैं ये तो नहीं कहता कि कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम ज़ीरो हो चुका है, लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका को बहुत बड़ी एडवांटेज है क्योंकि वो रिपीटेडली आ रहे हैं, उनको एग्जैक्ट पता है उनकी फ्रीक्वेंसी कहाँ लॉन्च करते हैं, वो जैमर्स लेकर आते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड से बॉम्बिंग करते हैं, लेजर डेजिग्नेशन से करते हैं और प्रिसीजन वेपन यूज कर रहे हैं, इसलिए उनको एडवांटेज है। एयरफोर्स इनके पास हुँ, ना होने की वजह से या काबिल ना होने की वजह से बहुत ज्यादा एक डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से उस तरह एयर कॉम्बैट या डॉग फाइट या बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल वगैरह का इस्तेमाल नहीं हो पाता। इसलिए ईरानियन के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की एयरफोर्स को बहुत ज्यादा एडवांटेज हासिल है। एक काइंड ऑफ जिसको हम कहते हैं ना एयर कमांड हासिल है, जिसको या कमांड ऑफ द एयर वो हासिल है उनको एयर सिक्योरिटी के साथ साथ। अच्छा, चलें, ये तो ईरान की बात होगी, अब अमेरिका की तरफ आते हैं। ईरान ने हमने ये देखा कि रिसेंटली जो ड्रोन स्वॉर्म्स हैं, उनके इस्तेमाल में बतदरीज हमने इज़ाफ़ा देखा, उस इज़ाफ़े को बढ़ाया है, अब उसके इस्तेमाल को बढ़ाया। अब जो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम है, अगर हम थाड की बात करें या पेट्रियट की बात करें, क्या वो ये सुस्त या तेज़ रफ्तार मिसाइल जब एक क्लस्टर्स की फॉर्म में आते हैं, पूरा एक जैसे मक्खियाँ आती हैं, तो उस तरह ये मिसाइलों के हमले को रोकने की सलाहियत रखता है या वो भी मफलूज हो सकता है और जो अमरीकी दिफा है उसको थका सकता है, ये जो हमने नया एक ट्रेंड देखा है? जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये क्यों गेम ऑफ नर्व्स भी है बिकॉज़ सर्वाइवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पिछली दफ़ा आपसे कहा कि हर दफ़ा जब मुल्क 2 लड़ रहे होते हैं तो एक-दूसरे के नर्व्स को भी टेस्ट करते हैं, कैपेबिलिटी को टेस्ट करते हैं, फिर काउंटर कैपेबिलिटी करते हैं या स्ट्रेंथ करते हैं या तोड़ निकालते हैं। तो ईरान ने क्योंकि परसेवरेंस से चलना है, वो हर अपनी कमज़ोरी को ज़ाहिर है अपनी डिटर्मिनेशन या हौसले से कवर कर रहा है, जिसकी वज़ह से हमने देखा है कि अमेरिका की कंटीन्यूअस बमबारी के बावजूद आपने देखा कि वो हमले किए जा रहा है और हौसला नहीं तोड़ पा रहा और अमेरिका को कोई भी जो वॉर ऑब्जेक्टिव है उसको नहीं कर पा रहा। हुँ, हुँ। ठीक है, खालिद चिश्ती साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में जॉइन किया। सर, मुझे जॉइन करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। एयर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका मानना ये है कि इस वक़्त मुख्तलिफ अगर डायरेक्शंस को उनका जायज़ा लिया जाए बहुत डिटेल में जाके, डेप्थ में जाके, तो देखने को ये मिलता है कि ईरान की भी जो अपनी कैपेसिटी है, वो फुल ऑन उसके साथ अपनी जंग में शामिल है अमेरिका के साथ, और जो अपनी पावर का भरपूर मुज़ाहिरा कर रहा है, ख़ास तौर पर जो उनका मिसाइल की जो कैपेसिटी है, वो इतनी बेहतरीन है, जिसने अभी तक पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और वो आइंदा आने वाले दिनों में भी इसको बरकरार रखने की सलाहियत फ़िलहाल मौजूद रखते हैं। एक ब्रेक शामिल करते हो, जल्दी से वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। प्रोग्राम के हिस्से से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अता शाहिद साहब, जो कि साबिक सफ़ीर हैं। मेरे ख्याल में सिफारतकारी और जो जिस तरह से डिप्लोमेसी होती है, जिस तरह से जंग के इस माहौल के अंदर हालात को साज़गार बनाया जाता है या मज़ीद कशीदगी किस तरह से बढ़ सकती है, इनसे बेहतर कोई बात नहीं कर सकता। अता साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।
सर कल जब मैंने अपने प्रोग्राम का स्टार्ट लिया था तो मैंने डोनाल्ड ट्रंप साहब का वो स्टेटमेंट बताया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम अगले 2 से 3 हफ्ते के दौरान इस जंग से निकल सकते हैं। हम बिल्कुल अपने लास्ट स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं और ईरान को इवन डील भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जंग बिल्कुल अपने इख्तिताम को पहुंची। आज का जो उनका स्टेटमेंट है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि हम 2 से 3 हफ्तों के दौरान अपने जो हमले हैं उनमें मज़ीद शिद्दत ला सकते हैं और शिद्दत लाते हुए ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल बर्बाद करके उनको स्टोन एज में ले जाएंगे जहां से उनका ताल्लुक है। सर ये 2 स्टेटमेंट्स ऑपोजिट का भी ऑपोजिट अगर कुछ है तो वो है। ये क्या स्टेटमेंट्स हैं, इनसे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनकी किसी स्टेटमेंट को भी आप फुल्ली तौर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आज वो स्टेटमेंट कुछ देंगे। वो इससे पहले कह चुके हैं कि हम जो ईरान के जो है न्यूक्लियर एसेट्स को तबाह कर चुके हैं और फिर कहते हैं कि हमने कंप्लीटली तबाह कर दिया था, लेकिन अब फिर हम कर रहे हैं। और इसी तरह अब उन्होंने ये कहा कि जी हम ईरान में अपने मकासद हासिल कर चुके हैं, लेकिन साथ-साथ फिर ये कह रहे हैं कि नहीं, हम अगले 2 से 3 हफ्ते जो है वो दोबारा जो है ईरान पे अटैक करेंगे और उनको अनफॉर्चुनेटली व्हाट ही यूज्ड द वर्ड कि हम स्टोन एज में भेज देंगे, जो एक इंतहाई अनपार्लियामेंट्री और मतलब किसी नेशन के बारे में इस तरह की बात जो है करना। बहरहाल वो उन्होंने तो ऑलरेडी वहाँ पे एक जंग छिड़ी हुई है। तो इसके साथ-साथ उन्होंने एक चीज़ और भी कही थी, वो ये भी कहा था कि साथ-साथ नेगोशिएशन भी जारी हैं। असल में वो प्रेशर जो इस बाकी तो वो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे कि कितना अटैक करते हैं, उनकी बाकी एनर्जी इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, उनके जो अपने ऑयल एंड गैस के जो उनके अपने ज़ख़ीरे हैं उन पे करते हैं। लेकिन साथ-साथ वो एक प्रेशर भी क्रिएट करना चाहते हैं कि जो वो अपने मैसेजेस थ्रू पाकिस्तान के थ्रू जो डिप्लोमेसी हो रही है, उस उनका ये मकसद भी था कि ईरान पे इतना प्रेशर क्रिएट किया जाए कि वो जो उनकी टर्म्स हैं, उस पे ईरान जो है वो किसी एग्रीमेंट पे आ जाए। जो मुझे नहीं लगता कि ईरान जो है इस वक़्त स्ट्रैटेजिकली जीत रहा है। ठीक है, इनको अपना बहुत ज़्यादा इनके नुकसान हुए हैं, 12,000 तक इन पे सॉर्टीज़ हुई हैं, इतने अटैक्स हुए हैं। अकॉर्डिंग टू ईरानियन अपने 93,000 से ज़्यादा उनकी बिल्डिंग्स जिसमें कंट्रोल कमांड सेंटर, हॉस्पिटल्स भी हैं, यूनिवर्सिटी तक नहीं छोड़ा और उन पे अटैक उन्होंने किए हैं। इस तमाम चीज़ों के बावजूद भी ईरान जो है वो रेज़िलियंस दिखा रहा है और वो जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। वो कोई सिंपल सीज़ फायर के लिए तैयार नहीं। वो चाहते हैं कि कम्प्रिहेंसिव एक जो है कोई एग्रीमेंट हो जिसमें कि आइंदा वो दोबारा इज़राइल और अमेरिका उस ईरान पे अटैक ना कर सकें। इस तरह का अगर कोई एग्रीमेंट हो तो फिर वो बातचीत करने के लिए तैयार है। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि ईरान कोई बातचीत में कोई दिलचस्पी रखता है। ये तो हमने ये डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को एनालाइज किया ना कि क्या है, लेकिन असल में वॉशिंगटन के अंदर इस वक्त सोच क्या पाई जाती होगी? ये जो अभी तक की सिचुएशन डेवलप हुई है, जिस तरह से ये अनफोल्ड हुआ पूरा मामला, जंग शुरू हुई और अभी तक जिस मरहले में दाखिल हो चुके हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इन हालात को अगर जांचा जाए तो व्हाट डू यू थिंक वॉशिंगटन अब असल में चाहता क्या है? स्टेटमेंट्स तो चले वो दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए हम लोग कह लेते हैं कि वो दी जाती है। देखिए जी, वो एक्चुअली तो वो इस वार से निकलना चाहते हैं और कोई ऐसा मतलब वो निकलना चाहते हैं कि वो शो कर सके स्पेशली अमेरिकन्स जो उनके वोटर्स हैं कि मैं ये जंग जीत के निकला हूँ। लेकिन अब हुआ ये है कि वो अमेरिकन सारे के सारे वो समझ रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे जितने भी आप वहाँ के जो एनालिसिस हैं उनको देखें तो वो सारे कह रहे हैं कि यार ये जंग तो हम हार चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रम्प साहब जो है और इज़राइल बड़ी एक मुश्किल में फँस गए हैं और इन्होंने ये जंग तो वॉर ऑफ चॉइस शुरू तो कर ली। अब उनको समझ नहीं आ रही वो किस तरह इस जंग को ख़त्म करें। यही वजह है कि ट्रम्प साहब अब बार-बार और मिनट के बाद अपनी स्टेटमेंट को भी बदल रहे हैं और अपने जो गोल पोस्ट है उसको भी आगे पीछे कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि उनकी जो वहाँ पे इस वक़्त लाइकनेस है या जो उनकी अप्रूवल रेटिंग है वो बहुत ही गिर गई है और वो उनको ये डर है और उन्होंने ये कहा भी है कि अगर मैं ये इलेक्शन नवंबर में हारते हैं तो ये डेमोक्रेट्स तो मुझे इम्पीच कर देंगे।
तो अब उनको अपना अपना जो है बचाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो रेटोरिक के ज़रिए प्रेशर ईरान पे डाल सकें, जो उनके अपनी है थिंकिंग कि ये किसी तरीके से प्रेशर जी। डाल के हम जो है ये जंग जो है अपने ईरान से अपनी टर्म्स पे एग्रीमेंट कर लें। ठीक है। अच्छा सर, एक बरतानवी एजेंसी है, उसने ये रेफरेंस दिया, उसने ये बताया कि जेडी वैंस ने जो ये पूरे मामले को मीडिएट करते हुए उनके मुताबिक जेडी वैंस ने पाकिस्तानी सालिसों से राबता किया। पहले तो ऑफ कोर्स हमें इसकी कंफर्मेशन चाहिए होगी, इसमें मजीद ऑफिशियल जो हमारी स्टांस है वो भी मजीद क्लैरिफिकेशन के साथ चाहिए होगा। सर, ये जो राबता है ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये हालात को किस तरफ लेके जाएगा? इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो अमेरिकन जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन कांटेक्ट हैं। और आपने इस सारे जी। को इस तनाज़ुर में भी आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो हैं तुर्किया, इजिप्ट और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर इधर थे। फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो चाइना भी गए और वहाँ पे एक 5 पॉइंट फार्मूला भी चाइना और पाकिस्तान ने प्रेजेंट किया टू ब्रिंग द पीस, जिसमें यह कि सिविलियन टारगेट्स जो है उनको हिट नहीं किया जाएगा और जो यूएन चार्टर जो है वो मतलब एक वो इन तमाम चीज़ों से आप बिल्कुल ये हस कर सकते हैं। और ट्रंप साहब भी कह रहे हैं और वहाँ पे भी जो उन उसकी साइड से है, यानी कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की साइड से भी और हमारी साइड से भी आप हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि हम जो है ये जो टॉक्स होल्ड करने में बड़ी खुशी महसूस करते हैं। तो ये बिल्कुल राब्ते तो हैं, लेकिन बात ये है कि क्या ईरान जो है वो अमेरिकन टर्म्स पे अब वो जो अमेरिकन टर्म्स हैं उस पे एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है। ईरान किसी सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। जो मेरे सोर्सेज से जो मेरा उनके डिप्लोमेट से भी बात हुई है तो वो जो है सीज फायर करने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं अगर कोई कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट हो कि जिसमें ये तय किया जाए कि आइंदा के लिए जो है वो ईरान पे अटैक नहीं किया जाएगा तो फिर है, वरना तो वो ईरानी जो है इस वक्त बिल्कुल लड़ने के लिए जो है वो तैयार हैं। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं और हम सिर्फ अकेले कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि अपने तमाम जो हमारे लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जो जिनके नाम मैंने इससे पहले गिनवाए, सऊदी अरब, तुर्किया, इजिप्ट, चाइना, इनके साथ मिलके हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ईरान और उनके दरमियान कोई नेगोशिएशन जो है हम उनको शुरू करवा सकें। लेकिन अभी तक कोई अमेरिका से यहाँ नुमाइंदा मेरे इत्तला में नहीं कि यहाँ पे अभी तक वो आया हूँ। शायद अगले एक दिन में कोई बंदा या कोई वहाँ से कोई ऑफिसर जो है जिसमें जेडी वैंस भी शामिल हैं, अगर वो आए तो सबको इल्म हो जाएगा। तो उसके हो सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि अगर वो जो अपने ईरानियन को कोई वो पहले ऐसी जो शराइत दें जिस पे वो बात करने के लिए तैयार हूँ। अभी जो शराइत उन्होंने दी थी वो इस काबिल नहीं कि वो ईरानी उस पे बात करें। अच्छा सर, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से 5 पॉइंट्स दिए गए चाइना में जो विजिट हुआ हमारे फॉरेन मिनिस्टर का, उन 5 पॉइंट्स जी, में से जी। व्हाट डू यू थिंक कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर दोनों अतराफ जो है, दोनों फरीकैन वो राजी हो सकते हैं और एटलीस्ट दैट कुड ब्रिंग दोज टू ग्रुप्स एक टेबल के ऊपर? देखिए वो तो ये जो 5 पॉइंट फार्मूला है ये तो बिल्कुल एक यूएन चार्टर के या इंटरनेशनल और लॉ बिल्कुल के बेसिक। उसके साथ बिल्कुल इसमें तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, इसमें ये बात थी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है उसको खुला रखा जाए। हाँ, ईरान तो वो पहले ही कहता है कि अगर ये उस पे अटैक बंद होते हैं और वो कोई तो वो खोलने के लिए तैयार है। वो उनका तो अभी तक भी यही कहना है कि हमने इसको क्लोज़ नहीं किया, सिर्फ़ उन कंट्रीज़ के लिए जिन्होंने हमारे खिलाफ एग्रेशन शुरू की हुई है, उन कंट्रीज़ के लिए हमने इसको बंद किया हुआ है। तो वो फार्मूला जो हमारे ये चाइना और पाकिस्तान का 5 पॉइंट फार्मूला है वो बिल्कुल अलाइंड है विद द यूएन चार्टर। और उसमें यही है कि कोई सिविलियन जो टारगेट्स हैं, जो एनर्जी टारगेट्स हैं, उन पे अटैक नहीं किया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोला जाएगा और मतलब कि फौरी तौर पे सीज फायर किया जाएगा। वो तमाम उस पे तो किसी को कोई इतराज नहीं होगा, लेकिन उससे पहले जो है वो बाकी चीज़ें जो तय करना बाकी है, वो अमेरिका और ईरान के दरमियान तय करना बाकी है कि वो
किन शराइत पे करते हैं और आइंदा के लिए उनके लिए पास क्या गारंटीज होंगी कि वो दोबारा इसी बुनियाद पर कि जी अब ईरान दोबारा बैलिस्टिक मिसाइल जो है बना रहा है, या वो उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू कर रहे हैं, दोबारा वो अटैक करेंगे या नहीं, कि ये बड़ी स्पेशली बैलिस्टिक मिसाइल की जो लिमिट है उस पर तो ईरानियन बिल्कुल तैयार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये तय होने वाली हैं। बाकी जो हमारे पॉइंट्स हैं, जो चाइना और पाकिस्तान का, उस पे तो मुझे नहीं लगता कि ईरान को कोई इतराज़ होगा या अमेरिकन भी कोई इतराज़ करे, लेकिन उससे पहले वाली जो चीज़ें हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं कि वो तय हों। और सीज़ फायर कब होता है वो तो अमेरिका और इज़राइल ने तय करना है और ईरान ने तय करना है। अच्छा सर, लेकिन अभी आपको लगता है कि जो चले हमने फेज 1 भी देख लिया, फेज 2 देख लिया, डिप्लोमेसी जो बैकडोर डिप्लोमेसी हम उसको कह लेते हैं। सर उसका अगला मरहला अब क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसमें पाकिस्तान क्या रोल अदा करेगा? देखिए जी, अब यही है बातचीत इसमें हो रही है कि जी अब अगर वो अमेरिकन जो है अपनी कुछ शराइत पे पीछे हटते हैं, एक तो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है मिसाइल की लिमिट पे है वो है, और दूसरा न्यूक्लियर जो अपना फिजाइल मटेरियल है उस पर अगर ईरान और अमेरिका दरमियान पहले तो वो ऑलरेडी इस पे हो चुका था, और लास्ट पे स्ट्रेट ऑफ हरमुज रह जाती है, वो कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल मरहला होगा। अभी तो ईरान ने बड़ी पोजीशन ली हुई है कि हमारी उस पे जो है सॉवरेनिटी जो है वो तस्लीम की जाए, लेकिन वो चूंकि इंटरनेशनल वाटर्स है, वो मुझे नहीं लगता वो ईरान शायद उससे पीछे हट जाए। अगर कोई उसको एक मतलब कि अगर कुछ अच्छी शराइत मिलती है जिसमें जो तमाम सैंक्शंस है ईरान से वो हटा ली जाएं, और ईरान को अगर रेपरेशंस नहीं भी मिलती तो कोई डेवलपमेंट के नाम पे फंड्स या कोई जो है वो मिलें, तो ताकि ईरान जो जितने उसके नुकसानात हुए हैं उनको पूरा कर सके। ये सारी चीज़ें देखें, ये बिहाइंड द सीन्स ये डिस्कस की जा रही हैं। और अभी देखें जो उनकी आज की स्पीच थी उसमें उन्होंने अपना इसराइल के साथ बाकी गल्फ कंट्रीज को भी क्लब कर दिया, जो बड़े वो इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं कि वो नहीं चाहते कि उनको इसराइल के साथ क्लब किया जाए। तो पाकिस्तान अपने तमाम जितने उसके लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर यही कोशिश कर रहा है कि जल्द अज जल्द जो है वो सीज फायर और उसके बाद ये जो एक कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट इन दोनों कंट्रीज यूएसए और ईरान के दरमियान हो जाए। तो इसके लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन देखें ये ईरान जो है उसके साथ उस पर एग्रेशन की गई है। जब तक अमेरिका कोई जो है ज़्यादातर वो उनको अपनी प्रोवाइड नहीं करता, ऐसी शराइत प्रोवाइड नहीं करता कि जो उनके काबिल कबूल हों, उस वक्त तक किसी एग्रीमेंट पर पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। बहरहाल क्वेश्चन जारी हैं, और ईरान के प्रेसिडेंट भी चाहते हैं, उन्होंने भी यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट से बात करते हुए भी ये कहा कि हम अपना ये सीज फायर चाहते हैं और इस हॉस्टिलिटीज को ख़त्म करना चाहते हैं। तो दोनों तरफ से ये बिल्कुल डिज़ायर तो है, लेकिन दोनों अपने अपनी जो है टर्म्स और शराइत जो है इस वक्त अभी तक वो कोई उसमें लचक जो है वो नहीं दिखा रहे। मेरी जो ठीक है सर, इसमें जो मेरी जाती राय है, मुझे ये भी लगता है कि ईरान चूंकि एक ऐसा मुल्क है जिसकी एक हिस्ट्री है इस तरह की तमाम के स्टैंड ऑफ, जंगों से लड़ने की, सैंक्शन से लड़ने की, उसने बुरे हालात देखे, बहुत बुरे हालात देकर वो सरवाइव किया, और वो उनकी रेजिलियंस देख के पता भी चलता है। जब हमारे पास खोने के लिए कुछ होता नहीं है तो इंसान बहुत ही ज्यादा निडर हो जाता है, उसको फिर परवाह रहती नहीं है। जबकि मैं अगर अमेरिका का कंपैरिजन करूं, अमेरिका में तो अगर 40 जो फौजी एहलकार है, लेट्स से सिर्फ उनकी वो अगर उनकी वफात हो जाती है तो वो तो तहलका मच जाएगा, उनकी इकोनॉमी पे पहले ही बहुत बुरी तरह से असर पड़ा है। तो ईरान के कंपैरिजन में अमेरिका के हालात बहुत ज्यादा बुरे हो जाते हैं, और यहाँ पे जो मुज़ाकरात है मुझे लगता है तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक ईरान की ज्यादा शराइत नहीं मानी जाएगी, बिकॉज ईरान इस बार एक परमानेंट अपने लिए सोल्यूशन रखेगा, एंड एज ए साइड उसके पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं, तो उनके लिए जंग लंबी चलती है तो चलती है, जबकि अमेरिका उस लंबी जंग को अफोर्ड नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट इज माय ओपिनियन। नहीं, ये बात आपकी आपकी बात कुछ हद तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए ईरान का नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो मटेरियल नुकसान है, 2000 से ज़्यादा जो उनके मिलिट्री पर्सनल और इसी तरह हज़ारों जो है वो ज़ख्मी हैं वहाँ पे, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन जो है ना काफ़ी हद तक
तबाह हो गया है, काफ़ी उनको ईरान को जो है, ईरान ठीक है, रेजिस्टेंस वो कर रहे हैं। ईरान का जो ऑब्जेक्टिव यही है कि वो सरेंडर ना करें। सरेंडर तो वो नहीं करेंगे, ये बिल्कुल, इससे यहाँ तक तो मैं एग्री करता हूँ। लेकिन उन ईरान को ये भी इल्म है कि उन्होंने अब ये इससे आगे दोबारा से अपने आप को डेवलप करना है, दोबारा अपने आप को एक, क्योंकि जो उनका ईरान सिर्फ अकेला नहीं है, वहाँ देखें आप हिजबुल्लाह को जो है वहाँ बेरूत में तबाह किया जा रहा है, बेरूत पूरे का पूरा तबाह हो रहा है। और इसी तरह जो जो बकाया जहाँ पे ईरान के मतलब के जो होतीज़ हैं, अभी तो वो फिलहाल वहाँ पे अटैक्स नहीं हुए, लेकिन होतीज़ ने ज़रूर अटैक करने शुरू किए हैं। तो ये एक इतना कॉम्प्लेक्स है कि पूरे रीजन में वो है। तो ईरान ये समझता है कि चूँकि अब अगर ईरान पे मज़ीद अटैक होते हैं, तो वो ईरान जवाबी तौर पे गल्फ़ में जो अमेरिकन इंटरेस्ट है उस पे करेगा, पहले भी कर रहा है। लेकिन उसके अलावा जो अभी मतलब डेटा सेंटर्स हैं अमेरिका के, या अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, या जो सिविलियन अमेरिकन इंटरेस्ट है, ईरान वो उन पे भी अटैक करेगा अगर ईरान पे मज़ीद अटैक होता है। तो इससे ईरान को इल्म है कि ये मज़ीद सूरत-ए-हाल कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। और ईरान ने बाहर में देखिए, ईरान का जो अपने गल्फ़ स्टेट के साथ है एक रिश्ता है, वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और वो ईरान इन चीज़ों को भी समझता है। ठीक, हाँ, ईरान एक बाइज़्ज़त और जो है वो शायद ज़रूर समझता है कि उसे एक कम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट दिया जाए और उसके जो सैंक्शन सारी वापस ली जाए। ठीक, ईरान न्यूक्लियर पे तो जो है न्यूक्लियर जो उस पे तो शायद वो मान जाएगा, शायद काफ़ी अमेरिका की, लेकिन मिसाइल की लिमिट पे उनको इतराज़ है कि वो उनका एक डिफेंसिव आप समझ लें कि डिफेंसिव मेजर्स हैं उनके, कि अगर उनके पास ये मिसाइल ना हो तो वो किस तरह अपना डिफेंस करेंगे। तो वो ईरान भी मेरी जो अपनी राय है, या मैं जो ईरानियन डिप्लोमेट से जो मेरी बातचीत हुई है, वो भी ये चाहते हैं कि अब ये वो इसीलिए पाकिस्तान को एप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये वार जो है ये मज़ीद ना बढ़े और मज़ीद उनके नुकसानात, क्योंकि अगर उनके एनर्जी और ऑयल और गैस के नुकसानात हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो उनके पास तो पैसा बनाने के लिए भी कोई कुछ नहीं रह जाएगा बकाया, तो वो कैसे अपने आप को दोबारा डेवलप करेंगे? लिहाज़ा उनके लिए भी मज़ीद जंग जो है वो उनको फ़ेवर में नहीं जाती। हाँ, अलबत्ता ये है, ज़रूर आपकी बात इससे एग्री करते हो कि वो अपनी शराइत जो हैं, वो अगर तमाम की तमाम ने ना भी पूरी की जाए, लेकिन बाइज़्ज़त शराइत हों, तो फिर वो जो है ईरान जो है वो एग्रीमेंट करने के लिए तैयार होगा। इसीलिए बातचीत जो है बिहाइंड द सीन अभी तक वो जो है 1 टू 1 बिटवीन यूएस और ईरान नहीं हो रही। लेकिन ये वहाँ भी विटकॉफ जो है वो उनके फॉरेन मिनिस्टर से या दूसरे लीडर्स के साथ भी वो डायरेक्टली भी उनको मैसेज जो है वो भेज रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी। सर, एक और मामला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएई की प्रेजेंस। ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि यूएई को किस तरह से सफर करना पड़ रहा है बिकॉज़ ऑफ दिस स्टैंड ऑफ, बिकॉज़ ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज़ ऑफ दिस वॉर। तो यूएई सलामती काउंसिल में भी करारदाद है जिसके मुताबिक जो रास्ता है वो यूज ऑफ फोर्स करते हुए खोलना चाहिए, खुलवाना चाहिए। ये पहले तो मुझे इसकी कानूनी हैसियत बताइएगा इस करारदाद की कि वो कितनी है, क्या है? और दूसरा ये कि चीन और रूस के वीटो होते हुए क्या ये करारदाद कामयाब हो सकती है या नहीं? देखिए जी, चूँकि वो इंटरनेशनल वाटर्स हैं और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो ईरान का सॉवरेन एरिया नहीं है, ठीक है जी? उस पे उसकी सॉवरेनिटी नहीं है, वो इंटरनेशनल वाटर्स में डिक्लेयर है। और वो ईरान उसको जो है ये जो जंग में उन्होंने क्लोज़ कर लिया है, वो वैसे क्लोज़ नहीं कर सकते। आपने जब कहा कि जी वो इससे पहले भी जो रेज़ोल्यूशन हुई थी उसमें अगरचे ईरान पे भी एग्रेशन हुई थी, और जो रेज़ोल्यूशन हुई वो वही रेज़ोल्यूशन हुई जो अमेरिका और गल्फ़ कंट्रीज़ चाहते थे, वो ईरान को कंडेम किया गया इससे पहले भी। तो ये रेज़ोल्यूशन तो अगर अमेरिकन्स और वो चाहेंगे, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाइना को है। ये यहाँ से जो 20% ऑयल और 25% गैस एंड फर्टिलाइज़र और बाकी चीज़ें जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती हैं, देखिए अमेरिकन ने तो सीधा, ट्रंप ने तो कह दिया कि हमारा तो वहाँ से तेल नहीं आ रहा, ठीक है जी। बाकी दुनिया जो है वो ज़्यादा इससे अफेक्टेड है। आज 30 कंट्रीज़ जो हैं ईयू के, वो भी इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं।
ये अगर एग्रीमेंट होता है और जंग बंद होती है और सीज फायर होता है, तो ईरान, मुझे उम्मीद है कि वो इसको खोल देंगे। वो इसको फिर शायद इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए कुछ अर्सा के लिए बंद रखें, और अगर उनके साथ भी इनकी शरारत होती है तो ये रेजोल्यूशन का डिपेंड करता है अमेरिका और गल्फ कंट्रीज पे। और इसमें मुझे नहीं लगता कि चाइना जो है वो इसको वीटो करेगा, क्योंकि चाइना को तो अपना इस बेनिफिट है कि ओपन होगी तो वो उनके अपने जो शिप्स हैं वो बड़ी आसानी से जो है वो क्रॉस करते रहेंगे। अदरवाइज वो खुद भी इस वक्त उनके जो है, अगरचे वो उन पे पाबंदी नहीं लगाते ईरानियन, लेकिन चूंकि ये जो वार हिस्टेरिया या वार लाइक सिचुएशन है स्टेट ऑफ जी। हॉर्मुज में, उसमें जो शिपिंग लाइंस हैं वो अपने जहाज़ों को जो है वो जाने की इजाज़त नहीं दे रही कि कहीं अटैक ना हो जाए या कोई डैमेज ना हो जाए, कोई उनकी इंश्योरेंस नहीं कर रहा। तो रेजोल्यूशन का डिपेंड करेगा अमेरिका और गल्फ कंट्रीज पे और यूरोपियन यूनियन पे, जो यूरोप कंट्रीज हैं P5 वाले, जिसमें फ्रांस, यूके शामिल है, कि वो क्या चाहते हैं। तो अगर उन्होंने को सपोर्ट किया तो ये रेजोल्यूशन जो है वो और हो सर ये सकती है। ज्यादातर तो लेकिन ये नेटो ममालिक ने अपनी इवन फजाई हदूद का किसी भी तरह का या अपने अड्डों का किसी भी तरह का इस जंग में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने का उस पे खुले तौर पे ऐलान किया कि वो बंद रखी जाएंगी, उनका किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक तो नेटो का फ्यूचर हो गया कि वो अब क्या रहेगा उस पर, क्योंकि अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका बहुत सख्त बयान कल भी हमने देखा, आज भी उन्होंने कई बार उसको बुजदिल और पता नहीं किस तरह का पेपर, खाली पेपर और क्या क्या नहीं कहा। वो तो चले एक तरफ हो गया सर, लेकिन ये अमेरिका और यूरोप के दरमियान जो ये लड़ाई है या इसको जो भी हम कहें, ये इसका फायदा क्या ईरान को हो सकता है? हाँ जी, ये सारी चीजें ईरान जब तक ये वार खत्म नहीं होती, और जब वार खत्म होगी तो उसके बाद, और देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो यूरोपियन यूनियन की पोजीशन है वो भी ईरान के बड़े अगेंस्ट है। वो भी ये नहीं चाहते, उनने इसको कंडेम किया है कि जी ईरान ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज किया हुआ है। तो ये अभी देखें, ये सारी चीजें उस वक्त नजर आएंगी कि ईरान किस तरह इसको अपने फायदे में यूज करता है। अभी देखें ईरान के जो तल्लुकात हैं गल्फ स्टेट के साथ और ईरान के यूरोपियन यूनियन के साथ जो तल्लुकात है इस वक्त वो बड़े लो एब पे हैं, डिस्पाइट के ईरान के खिलाफ एग्रेशन है। हाँ, इस चीज को तो स्वाय स्पेन के किसी ने बाकी कंडेम नहीं किया, और जो अपना यूके है उसमें तो अपने डिफेंसिव जो हैं वो फाइटर जेट्स अलो किए हुए हैं कि जी वहाँ उनके जो जहाँ भी उनके बेसिस हैं वहाँ से अमेरिकन जो है वो एक्शन ले सकते हैं। तो मसला ये है कि ये, हाँ, अगर सीज फायर होता है और उसके बाद ईरान जो है जो वो अपने जो यूरोपियन यूनियन के साथ अपने तल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करता है, तो वो फिर वहाँ पे पहले जो अमेरिका का इफेक्ट था वो अब नहीं होगा। अब अमेरिका, जो यूरोपियन यूनियन अपनी जो पॉलिसीज बना रहे हैं, हाँ वो उनकी डिफेंस रिलेटेड पॉलिसीज है या इकोनॉमिक पॉलिसीज है, वो आपने देखा होगा कि फ्रांस तो ऑलरेडी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज चाइना के साथ और वो मतलब अपने तल्लुकात को बढ़ा रहे हैं। और ये फिर अगर ईरान की जो यानी कि ईरान अगर जंग के बाद ठीक है। जो वाला ईरान होगा, अगर उस वो आयल जो है वो फिर मेरे ख्याल है सैंक्शन अगर अमेरिका ना भी सपोज डील के बगैर वो चले जाते हैं, तो शायद जो यूरोपियन यूनियन है वो अपनी सैंक्शन जो है ईरान पे ना लगाए। तो ये ईरान के ठीक हो लिए गया। इसमें बेनिफिट हो सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो ईरान जो है यूरोपियन यूनियन की इंटरेस्ट का भी ख्याल रखे, जिसमें स्टेट ऑफ हरमुज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर रहेगा। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया अता साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, अता शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा वासी से इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।